हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल रेडिकल क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में। जावा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करते हैं। ये पूरा का पूरा एंटायर लेक्चर हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में होगा कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, और उसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम देखेंगे। तो देखिए, यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। देखिए, पहले तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ अ फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन क्या है। ये देखिए, फंक्शन और मेथड ये एक ही बात होती है। अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें कि मेथड हुआ काम करने का तरीका, वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सो हमने क्या किया, अगर मुझे किसी को कोई काम बताना है तो पहले मुझे उसका तरीका बताना पड़ेगा। तो तरीके का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब यही होता है आपके पास कि आपके पास अगर आपके पास क्लास है, कोई प्रोग्राम है, तो सबसे पहले आता है कंस्ट्रक्टर, उसके बाद आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम लोग ये पूरा का पूरा सिंटैक्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम को कंस्ट्रक्टर से भी करेंगे, उसके अंदर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन भी डालेंगे। तो सबसे पहले हमने बोला कि फंक्शन क्या होता है, वे ऑफ डूइंग थिंग। तो अब फंक्शन क्यों कर रहे हैं, बार बार फंक्शन के बारे में बात करते हैं जावा के अंदर। तो फंक्शन क्या काम करता है ऐसा कि जो हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग से नहीं कर सकते। सो बेसिकली जो फंक्शन का जो मेन एडवांटेज है वो होता है इट इंक्रीज द कोड रीयूजेबिलिटी। यानी कि हमने क्या किया, एक बार इसको डिक्लेयर किया और बार बार क्या किया, इसको यूज कर लेते हैं। इसको बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन का सिंटैक्स देखेंगे। अब देखिए, जावा के अंदर फंक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास इनबिल्ट फंक्शन। जैसे इनबिल्ट फंक्शन हुआ, जैसे आपके पास है प्रिंट, जैसे आपके पास हुआ मेन। तो पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर जिसके आगे भी राउंड ब्रैकेट लगे होते हैं, बाय डिफॉल्ट वो आपके पास फंक्शन होता है। तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है। तो इनबिल्ट फंक्शन क्या होते हैं कि हम उनकी फंक्शनैलिटी को तो यूज करते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो स्टेटमेंट है या उनकी जो बॉडी होती है हम उनको डिफाइन नहीं करते। तो इसलिए ये हुआ इनबिल्ट फंक्शन। तो हम लोग जो डील करने वाले हैं, आज डील करेंगे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन से। यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन आपके पास दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास स्टैटिक और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एक हुआ इंस्टेंटेनियस और एक होता है स्टैटिक। इन दोनों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे आपने मेन मेथड को ले लेते हैं। मेन मेथड के आगे लिखा हुआ है पब्लिक, ठीक है जी, वॉइड से पहले स्टैटिक भी है, आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो और इसके अंदर लिखा होता है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो यहां पर आपके पास क्या है, देखिए पब्लिक, यहां पर इसका एक्सेस मॉडिफायर होता है। एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली बताते हैं कि स्कोप, डिटरमाइन द स्कोप ऑफ मेथड और अ वेरिएबल, ये आपके पास ये डिटरमाइन करेंगे। दूसरा स्टैटिक, अभी हमने बताया, पहले इस वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं, स्टैटिक। सो स्टैटिक फंक्शन वो होते हैं कि जिनको कॉल करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता इन फंक्शन को कॉल करने के लिए। ये होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप और ये होता है फंक्शन का नाम। दिस इज द फंक्शन नेम। सो यहां पर हमारे पास इसी सिंटेक्स में हम लोग अपने फंक्शन डिजाइन करेंगे। तो स्टैटिक फंक्शन वो होता है जो इसका क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते फंक्शन को कॉल करने के लिए, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं स्टैटिक। और दूसरे होते हैं इंस्टेंटेनियस। तो बेसिकली जो हम लोग फंक्शन बनाएंगे वो हम फंक्शन डिजाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस फंक्शन यहाँ पर। तो जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग डिजाइन करेंगे सारे के सारे हम अपने डिजाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस फंक्शन वो होते हैं जिनको कॉल करने के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इनको कॉल करने के लिए हमें क्या जरूरत है, क्लास के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो अब इनको पूरा का पूरा हम लोग समझ के भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं, सिंटेक्स ऑफ अ फंक्शन। देखिए जरा,
फंक्शन का सिंटेक्स पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंटेक्स ऑफ फंक्शन। सिंटेक्स मतलब होता है कि तरीका, फंक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं सिंटेक्स ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं दैट इज पब्लिक, वी आर राइटिंग हियर इंटीजर, वी आर राइटिंग हियर सम and these are your input argument. For example, integer a and this is your integer b. उसके बाद यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस ऑन किया और हम यहाँ पर एक इंटीजर ले रहे हैं c इज इक्वल टू a प्लस b और वी आर रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल c। इसके बारे में बात करते हैं, सिंटेक्स के बारे में। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, इस तरह डिफाइन करते हैं। तो ये होते हैं आपके पास, दीज आर द स्टेटमेंट, ये है आपके पास स्टेटमेंट और बॉडी ऑफ द फंक्शन। स्टेटमेंट बोलो, बॉडी बोलो, या फिर हम बोल सकते हैं डेफिनेशन। क्या बोल सकते हैं इसको, डेफिनेशन। तो ये सारे के सारे वर्ड इसके लिए, देखिए ये सारे के सारे स्टेटमेंट है फंक्शन के। उसके बाद इस लाइन को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। और ये होते हैं आपके पास, दीज आर दी आर्ग्यूमेंट, इनपुट आर्ग्यूमेंट, दीज आर दी इनपुट आर्ग्यूमेंट। यानी फंक्शन किस तरह की वैल्यू लेगा। जैसे हमने मेन देखा था अपना फंक्शन, तो मेन जो फंक्शन होता है, मेन स्ट्रिंग टाइप के आर्ग्यूमेंट लेता है, इसलिए इसमें यहां पर स्ट्रिंग लिखा होता है। तो इसलिए मेन मेथड के अंदर भी लिखा है किस टाइप का इनपुट आर्ग्यूमेंट लेगा। तो इसलिए यहां पर हमने जो फंक्शन बनाया है सम, ये फंक्शन का नाम है। ये होता है आपके पास एक्सेस मॉडिफायर। दिस इज अ एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर बोलो या फिर इसको आप एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर एक ही बात है। कहीं बुक में एक्सेस मॉडिफायर लिखा होता है, कहीं एक्सेस स्पेसिफायर। नाउ इस वर्ड से चलते हैं। सो बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर आपके पास क्या बताएगा, इट विल टेल दी स्कोप ऑफ वेरिएबल्स और मेथड्स। क्या बताएगा आपको, स्कोप। स्कोप का मतलब होता है कि लिमिटेशन, हम उसको कहां कहां यूज कर सकते हैं। लिमिटेशन बोल सकते हो आप, लिमिटेशन हो गया यानी कि उसका यूजेज हो गया, आप एक फंक्शन को कहां कहां यूज कर सकते हो। देखिए क्योंकि हमारे पास जावा के अंदर हमारे पास क्या होती है, क्लास, पैकेज, लाइब्रेरी। तो हमने जावा को इस तरह डिवाइड किया हुआ है, यहां पर इनफैक्ट मॉड्यूल भी होते हैं। सो क्लास हुआ आपके पास कलेक्शन ऑफ मेथड एंड वेरिएबल, और पैकेज होता है कलेक्शन ऑफ क्लास। तो अगर मैंने एक मेथड को किसी भी क्लास के अंदर डिक्लेयर किया XYZ के अंदर, और मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूं दूसरी क्लास में, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये एक्सेस मॉडिफायर उसको लिमिट करेगा यूज करने से। तो अगर हम एक प्रॉपर एक्सेस मॉडिफायर यूज करेंगे तो तब हम उसको क्या कर सकते हैं, दूसरी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइब्रेरी होता है आपके पास कलेक्शन ऑफ पैकेज, कलेक्शन ऑफ पैकेजेस। सो अगर आपने किसी मेथड को या किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो उसका यूजेज या उसका स्कोप आप एक्सेस मॉडिफायर से लिमिट कर सकते हैं कि मुझे किस किस क्लास में, किस पैकेज में, किस लाइब्रेरी में मुझको इस्तेमाल करना है। सो बेसिकली आपके पास एक्सेस मॉडिफायर फंक्शन के आगे लगाते हैं, इनफैक्ट हम वेरिएबल के आगे भी लगा सकते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर आपके पास चार तरह के होते हैं। पहला होता है पब्लिक, सेकंड वाला होता है आपके पास प्रोटेक्टेड, फिर आपके पास होता है थर्ड इज योर प्राइवेट, और फोर्थ है आपके पास डिफॉल्ट। डिफॉल्ट को हम नो मॉडिफायर भी बोल सकते हैं या नो स्पेसिफायर। अगर हमने किसी भी फंक्शन के आगे कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, वो आपके पास वो डिफॉल्ट होगा।
क्या होगा, वो डिफॉल्ट होगा। तो हमारे पास क्या है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और डिफॉल्ट। सो अगर हमने मेथड और वेरिएबल, यानी कि हमने जो फंक्शन है हमारे पास, दिस इज योर फंक्शन नेम, ये आपके पास क्या है, ये फंक्शन का नाम है। तो अगर हमने हमारे फंक्शन को पब्लिक डिक्लेयर किया है तो हम उसको अपने क्लास के अंदर, इनहेरिटेड क्लास के अंदर, अलग अलग पैकेज के अंदर, हर जगह उसको यूज कर सकते हैं। इसका हम एग्जांपल भी देखते हैं। देखिए, अब देखिए जरा, इन केस एक क्लास है आपके पास, दिस इज अ पैकेज, ये आपके पास पैकेज ए है और ये आपके पास पैकेज बी है, ठीक है। इन दोनों के रेस्पेक्ट में आपको समझाता हूं हाउ वी कैन यूज अ पब्लिक। सो इन दिस पैकेज ए वी हैव अ क्लास ए बी। इस क्लास के अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम लिखा हमने, दैट इज पब्लिक इंटीजर मॉडिफायर। ये फंक्शन कुछ नहीं कर रहा, दिस फंक्शन इज जस्ट प्रिंटिंग द वैल्यू, ओके। सो वी आर हैविंग अ वैल्यू एंड इट इज प्रिंटिंग, दैट इज system dot out dot println. You can take a variable also. You can write here that is integer a, okay. So integer b is equal to a plus 5, okay. Then we do return b. इसका मतलब हुआ कि जैसे आपके पास a की वैल्यू आती है उसमें हमने 5 का इंक्रीमेंट किया और b ने उसको रिटर्न कर दिया। ये आपके पास एक क्लास है। फिर उसके बाद एक दूसरी क्लास भी ac के अंदर आपके पास पैकेज के अंदर, उसका नाम है क्लास abc, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर, इस पैकेज के अंदर दो क्लास है। ऐसे आप बी पैकेज के बाद आप यहां पर आ जाओ, तो यहां पर आपके पास क्लास है बी बी। तो अगर मैं इस फंक्शन को यहां पर यूज करना चाहता हूं, दैट इज मैंने मॉडिफाई फंक्शन कहां पर डिक्लेयर किया हुआ है, मॉडिफाई फंक्शन मैंने यहां पर डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर मैं मॉडिफाई फंक्शन को यहां पर यूज करना चाहता हूं तो मैं आराम से यूज कर सकता हूं। दैट इज ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यहां हमने लिखा दैट इज system dot out dot println, or you can write it that is integer b is equal to, first make the object of this class, okay। आप इसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए पहले। तो राइट हियर दैट इज क्लास इज bb, ओके, इज इक्वल टू न्यू क्लास का नाम, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हमने क्या किया, इंटीजर d इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, दैट इज वी आर राइटिंग हियर obj डॉट मॉडिफायर। इस फंक्शन को हमने कॉल किया और यहां पर हमने वैल्यू पास कर दी 12, और हमने यहां पर system dot out dot println वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ c। तो अब आप एक बात देखिए, अगर मैंने क्लोज कर दिया, यहां पर आपके पास क्या होगा, इस केस में अगर आपने इस तरह डिक्लेयर किया हुआ है, देखिए मॉडिफाई फंक्शन वाज डिक्लेयर्ड इन क्लास ए बी, तो ये क्या है आपके पास, क्लास ए बी का पार्ट है। और किस पैकेज में है ये, आपके पास ए पैकेज में। आपके पास जो क्लास है बी बी, वो आपके पास बी पैकेज के अंदर है, यानी कि दूसरे पैकेज के अंदर है। तो हमने क्या किया, हम इस फंक्शन को यहां कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे पैकेज में, दूसरी क्लास में कॉल कर रहे हैं। सो इस केस में आपके पास जो एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक, अगर आपने फंक्शन के आगे एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक लगाया हुआ है तो उस केस में आप इस फंक्शन को किसी भी क्लास में, किसी भी रिस्पेक्टिव पैकेज में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर जिस भी वेरिएबल के आगे, जिस भी क्लास के आगे डिक्लेयर होता है, तो हम उसको अपने डिफरेंट पैकेजेस, डिफरेंट क्लास में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक दूसरी क्लास भी होती इस केस में, यहाँ पर इनफैक्ट आपके पास ये सेम पैकेज है, यहाँ पर भी है, तो हमने क्या किया, हमने इस फंक्शन को यहाँ भी कॉल करना चाहते हैं, राइट है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो अगर हमारे पास ये क्लास है, इस क्लास के अंदर हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं ABC, बिकॉज इट इज इंस्टेंटेनियस। यहाँ पर आपके पास स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, तो स्टैटिक कीवर्ड नहीं, तो इसलिए क्या करना होता है, मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा इस फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर ABJ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ABC हमने लिखा है इस क्लास के अंदर, और उसके बाद राइट हियर दैट इज इंटीजर D इज इक्वल टू OBJ डॉट मॉडिफाई। यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर हमने वैल्यू पास कर दी 10।
और अगर हमने यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करते हैं डी, तो यहाँ पर भी ये एग्जीक्यूट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अलग क्लास है। सो बोथ आर दी डिफरेंट क्लास। यहाँ पर आपके पास ये क्या है, दिस इज अ डिफरेंट क्लास। तो डिफरेंट क्लास के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। ये दूसरा पैकेज है, ये आपके पास एक पैकेज है, ये दूसरा पैकेज है। ऐसे अगर आपके पास एक और कोई पैकेज हुआ, पैकेज सी, और उसके अंदर कोई क्लास है आपके पास ABCD, आप इसके अंदर भी मॉडिफाई फंक्शन को कॉल कर सकते हो। सो बेसिकली पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर आपके कोई लिमिटेशन नहीं रखता। इसका मतलब यही हुआ, अगर आपके घर के सामने से रोड है तो आप किसी को मना नहीं कर सकते रोड को यूज करने के लिए, बिकॉज रोड इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ने बनाई है तो सब लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जब आपके पास किसी भी फंक्शन के आगे आपके पास पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगा होगा, हम उसको अलग अलग क्लास में, अलग अलग पैकेज के अंदर डिफरेंट क्लास में यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, दैट इज इट कैन बी यूज्ड, it means function can be used in different classes across different packages. Across different packages. So this is your public access modifier. Now come to your private. No, we'll talk about second one is protected. तो प्रोटेक्टेड एग्जांपल देखते हैं। देखिए प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या काम करेगा आपके पास, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर करेगा आपके पास, दैट इज, अब एक बात समझिए, आप एक कॉलोनी में रहते हैं, इस कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, इस लॉजिक से समझते हैं। दिस इज हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये इसका एंट्रेंस है और बीच में यहां पर पार्क है। सो क्या आप इस पार्क का यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल। सो हमने बोला दिस इज योर MDDA कॉलोनी और ये पार्क है आपके पास। सो ये जितने भी आपके पास हाउस हैं, आपके पास ये जितने भी हाउस हुए हैं, तो इनके सारे के सारे मेंबर क्या कर सकते हैं, इनके सारे के सारे मेंबर इस पार्क को यूज कर सकते हैं। तो दैट इज, ये क्या आपके पास प्रोटेक्टेड। अब कोई दूसरी कॉलोनी का इस पार्क में आके इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अगर ये दूसरी कॉलोनी है, हमने इसको बोल दिया दिस इज योर VIP कॉलोनी, तो VIP कॉलोनी के लोग आके आपके पास MDDA कॉलोनी के पार्क को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। नाउ इन केस अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है, यहां पर इन केस आपका कोई रिलेटिव रहता है, तो आपने क्या किया, दिस इज योर होम, ये आपके पास H1 का रिलेटिव है, तो रिलेटिव इनके यहाँ घूमने आया तो क्या कर सकता है, वो रिलेटिव इस पार्क को इस्तेमाल कर सकता है। तो लॉजिक समझिए, इसका मतलब अगर आपके पास फंक्शन को हम लोग प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेम पैकेज में इस्तेमाल होगा। किस में इस्तेमाल होगा, और इनहेरिटेड क्लास में इस्तेमाल होगा। किस में होगा, इनहेरिटेड क्लास में। सो मेथड्स एंड वेरिएबल्स, मेथड्स एंड वेरिएबल्स व्हेन डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड क्या हो सकते हैं, कैन बी यूज्ड ओनली इन सेम पैकेज एंड इन द इनहेरिटेड क्लास ऑफ डिफरेंट पैकेज। इसका मतलब अब हम समझते हैं लॉजिक। इसका मतलब हुआ कि अगर हमने क्या किया, एक क्लास को एक्सटेंड किया और वो दूसरे पैकेज में है, तो उसको भी इस्तेमाल कर, जैसे मैंने बताया, तो प्रोटेक्टेड होता है अगर एक कॉलोनी के बीच में पार्क है, तो जितने भी आपके पास, तो ये कॉलोनी क्या है, दिस इज लाइक अ पैकेज, और ये आपके पास क्या हाउस, ये आपके पास सारे के सारे क्लास की तरह हो गए, और ये पार्क क्या हुआ, ये आपके पास फंक्शन हो गया। ऐसा समझिए। तो इस फंक्शन को
इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लास है, जितने भी घर हैं, सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई रिलेटिव आया, यानी कि क्या हुआ, जब आपका रिश्तेदार है तो इसका मतलब इस क्लास से सिचुएटेड है वो। इस लॉजिक को भी समझते हैं हम लोग, ठीक है। सो प्रोटेक्टेड केस में क्या होगा, सबसे पहले तो हम लॉजिक समझते हैं सब क्लास का और इनहेरिटेड क्लास का। तो अगर हमारे पास एक क्लास है और यहां पर हम पैकेज लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव पैकेज ए। इस पैकेज के अंदर हमने क्या किया, हमने क्लास बनाई, वी आर राइटिंग हियर क्लास ए बी सी। इस एबीसी क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, हमने लिखा पब्लिक इंटीजर स्क्वायर और यहां पर एक वैल्यू दे दी। ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपली इसका स्क्वायर कर रहा है। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, दैट इज इंटीजर b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a एंड वी आर रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ रिटर्न b। ये हमने वैल्यू यहां पर रिटर्न कर दी। ये क्लास हो गई। इस क्लास के बाद हमने क्या किया, एक दूसरी क्लास बनाते हैं। सो वी राइटिंग हियर क्लास bbc एक्सटेंड्स abc। अब देखिए जो एक्सटेंड कीवर्ड है, इससे आपके पास इनहेरिटेंस होता है। क्या होता है, इनहेरिटेंस। तो यहां पर ये जो क्लास है बीबीसी, ये हुई आपके पास चाइल्ड क्लास, और हम इसको बोल सकते हैं सब क्लास, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं पेरेंट क्लास। यानी कि हमने क्या किया, हमने जो बेस क्लास है, ये आपके पास है बेस क्लास, इस बेस क्लास को इस कीवर्ड से हमने क्या किया, इनहेरिट कर दिया। क्या किया, इनहेरिट। इनहेरिटेंस होता है जब हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में यूज करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनहेरिटेंस। और ये होता है आपके पास एक्सटेंड कीवर्ड से। किससे होता है, एक्सटेंड कीवर्ड से। इंटरफेस होता है इंप्लीमेंट से, ये होता है आपके पास एक्सटेंड कीवर्ड। तो अगर हमें ये फंक्शन यूज करना है, देखिए मैंने यहां पर फंक्शन तो नहीं डिक्लेयर किया, तो इस क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मैंने यहां पर लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और ये कॉन्सेप्ट लिखने के बाद मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, दैट इज bbc ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू bbc। ये हमने यहां पर ऑब्जेक्ट बना दिया क्लास का। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने पीछे भी किया था, हमने यहां पर भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। इसी केस में हमने यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम है स्क्वायर। हालांकि ये फंक्शन हमने बीबीसी क्लास में डिक्लेयर नहीं किया हुआ, ये किसमें, एबीसी में। बट बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जितने फंक्शन है आपके पास किस में आएंगे, क्लास बीबीसी के अंदर आ जाएंगे, बिकॉज दिस इज द पेरेंट क्लास। सेम कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपके पेरेंट के या आपके पिताजी के पास कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि हाउस बोल दो, तो क्या उनका बच्चा उस घर का इस्तेमाल नहीं करता, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं इसको, इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस होता है जो प्रॉपर्टी हम लोग अपने 4 जनरेशन या 4 फादर से एक्वायर करते हैं, प्रॉपर्टी हुआ, उनके फीचर हुआ, इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो यहां पर भी जो फंक्शन, जो मेथड्स, जो वेरिएबल हमने बेस क्लास में डिक्लेयर किए, वो बाय डिफॉल्ट इसमें आ जाते हैं। तो हमें यहां पर दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने इसको यूज किया और यहां पर हमने लिखा दैट इज इंटीजर d इज इक्वल टू ओबीजे डॉट स्क्वायर। फंक्शन कॉल किया और स्क्वायर के अंदर 5 पास कर दिया, और यहां पर हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया, वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ d। ये हो गया कौन। तो हमने क्या किया, d की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि स्क्वायर फंक्शन हमने यहां पर नहीं किया था इनिशियलाइज, बट क्या हुआ, स्क्वायर फंक्शन फिर भी एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज यहां पर जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे के सारे बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ गए। नाउ दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर एक दूसरा पैकेज है, दूसरे पैकेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये तो इनहेरिटेड क्लास है, तो अगर दूसरे पैकेज के अंदर हमें क्या करना है, यूज करना है, तो तब भी हो सकता है। अगर आपके पास एक पैकेज हमने बनाया दूसरा, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पैकेज, यहां पर देखिए आप, अगर आपके पास एक दूसरा पैकेज है, ये हो गया बी, तो इस पैकेज के अंदर एक क्लास है, दैट इज क्लास, लिखा हमने बी ए एक्सटेंड। क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है आपके पास ए बी सी।
तो हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर भी जो आपके पास फंक्शन है, फंक्शन कौन सा है, दैट इज स्क्वायर, हम उसको यूज कर सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ पर किया है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आपके पास इनहेरिटेंस। और दूसरा, अगर हम मेथड्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हैं, तो क्या हो जाता है, यानी कि सॉरी यहाँ पर आपको प्रोटेक्टेड लिखना होगा, सॉरी यहाँ पर पब्लिक नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, प्रोटेक्टेड। ये हुआ है, इसका एक्सेस मॉडिफायर ये होगा। ठीक है, सो मेथड एंड वेरिएबल व्हेन डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड दे कैन बी यूज्ड इन द सेम पैकेज एंड इन द डिफरेंट पैकेज इन द बेस क्लास। ये इसकी बेस क्लास हो गई, अब बेस क्लास या इनहेरिटेड क्लास। तो इसका मतलब फंक्शन स्क्वायर हम लोग यहां भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने इस क्लास को एक्सटेंड नहीं किया, अगर आपके पास एक दूसरी क्लास है, यहां पर लिखा है B1 और हमने यहां पर इनहेरिटेंस नहीं लगाया, हमने इनहेरिटेंस नहीं लगाया, तो हम अपना जो फंक्शन है स्क्वायर, हम स्क्वायर फंक्शन को यहां पर यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इन ऑर्डर टू यूज द फंक्शन इन द डिफरेंट पैकेज, हमें क्या करना होगा, हमें उस क्लास को एक्सटेंड करना होगा, यानी कि क्या करना होगा, इस क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में हमें क्या करना होगा, इनहेरिट करना होगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तभी उसके फंक्शनलिटी को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ अ प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। सो प्रोटेक्टेड, जो आपके पास प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर होता है वो इस तरह काम करता है। उसका काम ये हुआ, सेम पैकेज, अभी मैंने बताया सेम पैकेज के अंदर जितनी भी क्लास है सब में यूज हो सकता है, इनहेरिटेड क्लास में हो सकता है। दूसरा लॉजिक है, बेस क्लास, अगर उसकी इनहेरिटेड क्लास दूसरे पैकेज में प्रेजेंट हुई, उसके अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। देखिए जरा, तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में देखिए आपके पास यहां पर स्कोप है और यहां पर हमने एक्सेस मॉडिफायर के नाम लिखे हुए हैं। तो जैसे आपके पास पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, तो इन केस पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं। डिफरेंट पैकेज, डिफरेंट क्लास, सेम पैकेज, इनहेरिटेड क्लास में यूज कर सकते हैं, इनहेरिटेड क्लास हो तो डिफरेंट पैकेज इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट में क्या हुआ, प्राइवेट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेम क्लास में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम पैकेज में भी नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। दूसरा, प्रोटेक्टेड को हम सेम क्लास, इनहेरिटेड क्लास अक्रॉस डिफरेंट पैकेजेस, तो सेम पैकेज में जितनी भी क्लास होंगी उन सब के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब हुआ, डिफॉल्ट होता है नो एक्सेस मॉडिफायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम क्लास और दूसरा है इन द सेम पैकेज। लेकिन सेम पैकेज क्या हुआ, आपके पास जो आपके पास इनहेरिटेड क्लास होती है, क्या होती है, इनहेरिटेड क्लास के अंदर ही यूज किया जा सकता है ये, दैट इज इनहेरिटेड क्लास। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो कॉन्सेप्ट समझ गए हाउ एक्सेस मॉडिफायर वर्क्स। नाउ अब हम आगे बात करते हैं सिंटेक्स के बारे में। जैसे फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो सिंटेक्स में हमने सबसे पहला जो कीवर्ड है फंक्शन का, एक्सेस मॉडिफायर। इस एक्सेस मॉडिफायर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया कि एक्सेस मॉडिफायर किस तरह काम करता है, और यहां पर हमने उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल लेके भी सीखा है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोग बहुत छोटे से एग्जाम्पल बाकी जो दो बचे हैं उनके रिगार्डिंग भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये तीन आप पैकेज ले लीजिए, उसके अंदर अलग अलग क्लास बनाइए, एक में फंक्शन बनाइए और तब आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेम लॉजिक है, बड़ा आसान है। तो बेसिकली क्या था, इसी में डाउट था, मैंने क्या किया, दोनों को एक्सप्लेन किया कि आप एक्सेस मॉडिफायर को कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे फंक्शन के अंदर जो सेकेंड वर्ड है, दैट इज, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फंक्शन में अगर हम सिंटेक्स में देखें तो जो सेकेंड वर्ड है, यानी पहला वर्ड होता है एक्सेस मॉडिफायर, दूसरा जो होता है आपके पास, सेकंड जो वर्ड है आपके पास, उस केस में सेकंड वर्ड है आपके पास फंक्शन का टाइप, टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन बताया दो तरह का होता है फंक्शन, एक तो होता है स्टैटिक, एक होता है इंस्टेंटेनियस। और उसके बाद होता है उसका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप होता है बेसिकली फंक्शन किस तरह की वैल्यू देगा। देन वी हैव द फंक्शन नेम, और बाद में होते हैं उसके इनपुट आर्ग्यूमेंट।
These here are the input argument. ये होते हैं इनपुट आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन की बॉडी होती है और रिटर्न इज द कीवर्ड जिससे वो वैल्यू देता है। ये आपके पास कीवर्ड होता है जिससे फंक्शन वैल्यू फेच करते हैं, फंक्शन से वैल्यू फेच करते हैं। सो ये आपके पास सिंटेक्स है फंक्शन का। दिस इज द सिंटेक्स हाउ वी डिक्लेयर अ पर्टिकुलर फंक्शन। सो फंक्शन को हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं, पहला एक्सेस मॉडिफायर वर्ड है, हमने इसके बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया। सेकेंड जो वर्ड है टाइप ऑफ फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन वो होते हैं जिनका क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, क्लास का ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे हमने पीछे देखा, पीछे यहां पर मैंने इस फंक्शन स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया तो मैंने यहां पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ओबीजे मैंने लिखा है, ऑब्जेक्ट है क्लास का नाम है बीबीसी। ठीक है, इसलिए किस तरह का है ये आपके पास फंक्शन, क्योंकि यहां पर लिखा है प्रोटेक्टेड इंट। तो अगर फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपके पास इंस्टेंटेनियस फंक्शन होता है। इन केस अगर हमें स्टैटिक फंक्शन डिफाइन करना है तो स्टैटिक फंक्शन के लिए मुझे स्टैटिक लिखना पड़ेगा, बट इन केस अगर मैंने वहां पर स्टैटिक नहीं लिखा तो द फंक्शन बिकम्स इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब है कि हमें वहां पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्या करने के लिए, फंक्शन को कॉल करने के लिए। नाउ द थर्ड थिंग इज योर रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप होता है आपके पास वैल्यू, टाइप ऑफ वैल्यू। ठीक है, टाइप ऑफ वैल्यू गिवन बाय फंक्शन एज आउटपुट। अब पीछे आपके पास जैसे हम देख रहे हैं, हमारे पास जो फंक्शन था ये b क्या आपके पास, b इज ए इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। तो इसलिए हमने क्या लिखा, इसलिए हमने फंक्शन के आगे लिखा है इंटीजर, उसका रिटर्न टाइप होगा। सो फंक्शन जिस तरह की वैल्यू हमको रिटर्न करता है, फेच करता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरह की वैल्यू वो है, क्या कर रहा है, फेच कर रहा है या रिटर्न कर रहा है। सो ये हुआ आपके पास। तो अगर फंक्शन को कैरेक्टर स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा तो हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन का मॉडिफायर नाम स्ट्रिंग, फंक्शन का नेम। नाउ कम टू द फंक्शन नेम। फंक्शन का जो नेम होगा वो होगा वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो फंक्शन का पहला कैरेक्टर होगा वो होगा स्मॉल कैरेक्टर पहले नाम में। अगर हमने फंक्शन का नाम ऐसे लिख दिया दैट इज चेयर, देखिए यहां पर जो पहले वाला अल्फाबेट कैरेक्टर है स्मॉल नहीं है, गलत है, तो फंक्शन लिखना पड़ेगा चेयर। ये बात समझना है। सो फर्स्ट लेटर शुड बी अ स्मॉल लेटर, दैट इज लोअर केस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोअर केस। नाउ इन केस अगर फंक्शन का नाम दो वर्ड का है, जैसे फंक्शन का नाम हुआ चेयर, तो जो दूसरा वर्ड है उसका क्या होगा, अपर केस पहला कैरेक्टर, ये वेरिएशन है, और ये होगा स्मॉल यानी कि लोअर केस। सो दिस इज योर नेमिंग कन्वेंशन। ये हुआ हमारे पास लोअर केस। दिस इज हाउ वी कैन नेम अ फंक्शन। तो फंक्शन के नेमिंग में पहला कैरेक्टर क्या होता है आपके पास, पहला कैरेक्टर होगा आपके पास स्मॉल अपर लोअर केस, और जो अगर वहां पर मल्टीपल वर्ड्स हैं तो अगले वाले वर्ड का जो पहले वाला जो कैरेक्टर होता है वो कैसा होगा आपके पास, वो होगा अपर केस। लॉजिक समझ गए आप लोग। अब हम बात करते हैं, दिस इज अ वर्ड विच इज कॉल्ड योर इनपुट आर्ग्यूमेंट। इनपुट आर्ग्यूमेंट हुआ फंक्शन कितने नंबर ऑफ इनपुट आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। सो अगर हम फंक्शन बनाते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एग्जांपल के साथ क्या करेंगे, हम लोग पूरा का पूरा इनपुट आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, और इनपुट आर्ग्यूमेंट भी दो तरह के होते हैं, उनके बारे में बात किया जाएगा। सो इस स्लाइड में बात करेंगे इनपुट आर्ग्यूमेंट के बारे में। नाउ विल टेक एग्जांपल। एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। यहां पर हमारे पास एक फंक्शन है। एक फंक्शन क्या करता है, आपके पास किसी भी नंबर ना, यहां लिख देते हैं डिजाइन अ फंक्शन विच टेक्स द नंबर एज इनपुट आर्ग्यूमेंट। डिजाइन अ फंक्शन which takes
the number as input argument and return its स्क्वायर रूट। ये फंक्शन हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम पूरा प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, उसके बाद हम पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो फंक्शन डिजाइन करने से पहले सबसे पहले लिखते हैं बेटा क्लास का नाम, राइट हियर क्लास, और यहां पर हमने लिखा ABC। उसके बाद हमने मेन मेथड लिखा, सॉरी मेन मेथड से पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, कॉल करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, राइट हियर पब्लिक, और किस तरह की वैल्यू देगा, देखिए स्क्वायर रूट में डबल वैल्यू आती है, राइट हियर डबल, और राइट हियर SQUARE, और यहां पर हमने एक वैल्यू दे दी इंटीजर n। उसके बाद आप लोग क्या करो, एक वैल्यू लो डबल, C इज इक्वल टू, यहां पर हमने लिखा math.sqrt फंक्शन कॉल किया, और ये n वैल्यू यहां पर हमने पास कर दी। तो जैसे ही क्या हुआ, n को हम लोग क्या करेंगे, जैसे फंक्शन को कॉल करने के बाद वैल्यू देंगे, वैल्यू n में जाएगी, उसका अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट होने के बाद c के अंदर आ जाएगा। तो हमें वैल्यू किसकी रिटर्न करनी होगी, रिटर्न c। तो ये फंक्शन हमने बना दिया। सो ये हुआ आपके पास यूजर डिफाइंड फंक्शन, दिस इज योर यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये हमने बना दिया। इसको बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं। सो राइट हियर पब्लिक स्टैटिक void main, write here string arguments, and this is the type of string argument. Now first of all make the object of the class। तो क्लास का नाम है आपके पास ABC, write here obj is equal to new ABC। यहां पर ध्यान रखिए, हम लोग यहां पर कंस्ट्रक्टर कॉल करें, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा भी है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू मेक द क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। जहां भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वहां पर कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। ये हो गया आपके पास। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो राइट हियर दैट इज इंटीजर d इज इक्वल टू ओबीजे, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिया। कौन सी तरह का मेथड है ये आपके पास इंस्टेंटेनियस मेथड है, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस मेथड है। तो इसलिए हमने क्या किया, इंटीजर d इज इक्वल टू ओबीजे डॉट, फंक्शन का नाम क्या हुआ, स्क्वायर, और यहां पर हमने नंबर पास कर दिया 15। तो क्या होता है, अब हम यहां लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल d। तो जैसे ही आपने d की वैल्यू को प्रिंट किया, आपके पास 15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये डिजाइन कर दिया हमने फंक्शन। अब हमारा मेन टॉपिक था इनपुट आर्ग्यूमेंट। सो ये है आपके पास इनपुट आर्ग्यूमेंट, और इस लाइन को हमने बताया था, इस लाइन को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ये होता है हमारे पास, और ये होते हैं स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर के। ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेटमेंट है, ये फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट है। तो जो भी पैरामीटर या जो भी इनपुट आर्ग्यूमेंट फंक्शन की डिक्लेरेशन के टाइम में पास होता है, इसको हम बोलते हैं बिल्कुल फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर बोलो, आर्ग्यूमेंट बोलो, तो भैया एक ही बात है। ये कैसा है, फॉर्मल। अब जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, तरीके से जाएंगे टाई वाई लगाने के बाद, तो हम लोग वहाँ फॉर्मल ड्रेस में जा रहे हैं, अच्छा सा बिहेवियर दिखाना है हमें, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। नाउ यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है, देखो जरा ये फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है। तो यहाँ पर भी तो वैल्यू पास कर रहे हैं, ये है फंक्शन का नाम, और यहाँ पर नंबर पास किया, इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। क्या बोलेंगे इसको, एक्चुअल पैरामीटर या फिर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो जब स्कूल से हम लोग घर आते हैं, असलियत तो हमारी तभी पता लगती है
बैग उधर फेंका, बुक्स उधर फेंकी, इसलिए ये है एक्चुअल। सो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सो दीज आर द पैरामीटर्स विच आर पास ड्यूरिंग द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, है ना, लिख देते हैं यहां पर, दीज आर पास्ड ड्यूरिंग द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। और ये क्या हो जाएंगे? दे आर पास्ड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन, ठीक है, यहां पर एफ लिखा है फंक्शन का नाम, मतलब शॉर्ट फॉर्म में फंक्शन। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पेपर में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं। सो फॉर्मल पैरामीटर वो होते हैं जो हम फंक्शन के डिक्लेरेशन के टाइम पास करेंगे, एक्चुअल वो होंगे जब फंक्शन की कॉलिंग के टाइम, यानी फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा है। दूसरा, एक चीज और समझिएगा, जब तक फंक्शन कॉल नहीं होता उसके अंदर के स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते। फंक्शन हालांकि डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर के स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो अगर मैं यहाँ 1 बाय 1 सीक्वेंस देखूं तो दिस इज लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, ठीक है, ये लाइन नंबर 4 है, बट ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है। लाइन नंबर 5, उसके बाद लाइन नंबर 6, उसके बाद लाइन नंबर 7, और फिर कंट्रोल वापस जाता है यहाँ पर। दिस इज द 8th एग्जीक्यूशन, ये 9th होगा, और ये होगा आपके पास 10th। सो दिस इज द सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन। तो आपके पास जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो सिक्वेंशियल तरीके से इस तरह एग्जीक्यूट होगा आपके पास। तो जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल किया हमने लाइन नंबर 7 में, तो लाइन नंबर 7 के बाद कंट्रोल लाइन नंबर 8 यहां पर जाएगा, तब एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले एग्जीक्यूट नहीं होता। फंक्शन को डिक्लेयर करना, डिफाइन करना अलग बात है, उसका एग्जीक्यूशन तभी होता है जब हम फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। लॉजिक समझ गए आप लोग? ठीक है, ये आसान है। तो एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर बात कर दिए, तो जितने भी स्पेसिफिक कीवर्ड थे फंक्शन की डेफिनेशन में, डिक्लेरेशन हमने सब बात कर दिए। ठीक है, अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नंबर को चेक करेंगे कि वो नंबर आपके पास पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं है, उसके लिए फंक्शन डिजाइन करते हैं। सो विल डिजाइन अ फंक्शन, प्रोग्राम है, यहां पर लिखते हैं बेटा, डिजाइन अ फंक्शन which takes number as input argument and check if given number is palindrome or not। अब पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है सबसे पहले समझना पड़ेगा। गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो सबसे पहले समझते पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भी होती है, जैसे स्ट्रिंग में देखें तो मैडम लिखा है, अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में फ्रेम कर दो इसको तब भी आपके पास मैडम होगा। जैसे नंबर है 121, रिवर्स ऑर्डर में कितना हुआ 121। तो ऐसे नंबर को, ऐसे स्ट्रिंग को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम, यानी कि जब उनको रिवर्स करें तो रिवर्स करने के बाद भी आपके पास नंबर एज इट इज होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। क्या बोलेंगे उनको? पैलिंड्रोम नंबर। सो इस केस में हमको क्या करना होगा, एक फंक्शन है, फंक्शन से इनपुट आर्ग्यूमेंट लेना होगा, नंबर हुआ, उस नंबर को हम लोग चेक करेंगे कि वो पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं है। तो पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, पहले तो समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी नंबर की डिजिट को सेपरेट करना है तो उसका मोड निकाल दिए 10 से। बेसिकली मोड क्या करता है, मॉडुलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देगा। सो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर कितना होता है 1 हुआ, क्योंकि हमने इसको क्या किया 10 से डिवाइड किया। उसके बाद जैसे आपके पास पहले वाली डिजिट आती है, अब नंबर को क्या करना है, उसकी डिजिट को छोटा भी करना है, उसको डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, तो क्वोशिएंट आता है, क्वोशिएंट हुआ आपके पास 12। तो इन दो ऑपरेटर का हम लोग यूज करेंगे। पहला ऑपरेटर मॉडुलस है, सेकंड वाला जो ऑपरेटर हुआ आपके पास वो होता है डिवीजन ऑपरेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर को डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में क्या करते हैं, उसकी डिजिट को हम देखते रहते हैं। इस लॉजिक का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन डिजाइन करना है। सो सबसे पहले हमें
क्लास का नाम लिखते हैं यहाँ पर, राइट हियर क्लास, राइट हियर नंबर, we can write here palindrome also, राइट हियर पैलिन। पैलिन के बाद आप लोग क्या करो, यू मेक द यूजर डिफाइंड फंक्शन, सो राइट हियर पब्लिक इंटीजर। ठीक है, अब देखिए चेक करना है तो आपको किस तरह की वैल्यू देनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको यहाँ पर या तो बूलियन वैल्यू दे दो, यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग रिटर्न कर लेते हैं, राइट हियर पब्लिक स्ट्रिंग, और लिख लेते हैं यहाँ पर नंबर, NUM लिख लेते हैं, और यहाँ पर हमने लिखा दैट इज इंटीजर n, जो फंक्शन का इनपुट आर्गुमेंट होगा। अब जैसे ही आपके पास नंबर आता है तो आपको नंबर को क्या करना है, जैसे हम लोग उसके डिजिट को सेपरेट करते हैं तो नंबर की एक सेपरेट कॉपी बना लेते हैं, राइट हियर दैट इज इंटीजर n1 इज इक्वल टू n, नंबर की हमने सेपरेट कॉपी बना ली। उसके बाद नंबर को हमने रिवर्स में फॉर्म करना, तो राइट हियर दैट इज इंटीजर रिवर्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ वेरिएबल जो स्टोर करेगा नंबर को रिवर्स ऑर्डर में, स्टोर नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, ये ही वेरिएबल होगा जो रिवर्स ऑर्डर में इसको स्टोर करेगा। ठीक है, ये रिवर्स को भी हमने क्या किया, 0 से साइन कर लिया। अब लोग क्या करते हैं, अब हम व्हाइल लूप लगाते हैं, व्हाइल लूप तब तक लगाएंगे, एक बार ये ऑपरेटर लगाएंगे, दोबारा हम लोग ये लगाएंगे। तो व्हाइल ऑपरेटर हम तब तक लगाएंगे जब तक नंबर की हर एक डिजिट को मैंने एक्सट्रैक्ट करके नंबर की वैल्यू को 0 तक नहीं पहुंचा दिया। इसी केस में इसलिए मैंने नंबर की पहले सेपरेट कॉपी बनाई है। देखिए अगर आपके पास n की वैल्यू 121 है तो हमने पहले डिजिट सेपरेट करी 1, देन 2, देन 1, तो नंबर तो आपके पास 0 हो गया ना, इसलिए हमने पहले ही उसकी कॉपी बनाई। ये लॉजिक अभी समझाऊंगा अभी आपको कि क्यों हम ये करते हैं और व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस। सो राइट हियर दैट इज व्हाइल नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, और ये व्हाइल का हमने स्टेटमेंट शुरू किया यहाँ पर। साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को रिटर्न करें तो बेटा एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी डिक्लेयर कर लेना, राइट हियर स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग। इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इस स्ट्रिंग के अंदर हम लोग लिखेंगे कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, चेक करने के बाद। सो यहाँ पर हमने व्हाइल लूप लगाया, व्हाइल लूप लगाने के बाद आप क्या करो, इस केस में सबसे पहले नंबर की लास्ट के डिजिट को ऑब्टेन किया, इंटीजर d इज इक्वल टू नंबर का जैसे हमने मॉड निकाला 10 से, तो हमारे पास लास्ट वाली डिजिट आती है। तो जैसी लास्ट वाली डिजिट आई उसको क्या करना है आपको, उसको आपको रिवर्स में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद नंबर को आपको बाकी डिजिट्स ऑब्टेन करके उसको स्मॉल करना है नंबर को। ये हमने व्हाइल लूप को यहाँ क्लोज कर दिया। आप यहाँ पर ट्रू भी लिख सकते हो, तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, तो ये तब तक चलेगा जब तक नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होती। इसको भी हम इटरेशन का रन करके देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कैसे होगा ये। उसके बाद जैसे आपके पास व्हाइल लूप से बाहर आए, अब हम लोग मैच करते हैं। देखिए कंडीशन क्या मैच करेंगे, तो आपके पास जो नया नंबर है रिवर्स में हमने लिखा इफ जो आपके पास रिवर्स में नंबर है वो बराबर होना चाहिए n1 के, क्योंकि मैंने एक नंबर की कॉपी बनाई थी। तो अगर ऐसा है तो हमने स्ट्रिंग s1 के अंदर लिख दिया दैट इज s1 इज इक्वल टू इट इज पैलिंड्रोम। ये हमने सेट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। और एल्स में आप लिख दो s1 इज इक्वल टू राइट हियर नॉट पैलिंड्रोम। ये हमने यहां पर ये असाइन कर दिया। इसको असाइन करने के बाद यू राइट हियर रिटर्न, किसकी वैल्यू रिटर्न करनी है, रिटर्न दी वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग s1। s1 स्ट्रिंग की वैल्यू रिटर्न कर दी और हमने यहां पर फंक्शन को क्लोज कर दिया। तो जो यूजर डिफाइंड फंक्शन था हमने पूरा का पूरा यूजर डिफाइंड फंक्शन बना दिया। नाउ आफ्टर डिजाइनिंग द यूजर डिफाइंड फंक्शन हमें क्या करना है, इस फंक्शन को मेन क्लास में कॉल भी करना होगा। तो अब देख लेते हैं इस फंक्शन को मेन क्लास में कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है यहां तक। अब मुझे क्या करना होगा, मेन क्लास के अंदर इस फंक्शन को कॉल करना होगा, और ये लाइन इस प्रोग्राम में इधर है। ठीक है, आप इसको इधर मत लिखना, दिस लाइन बिलोंग्स टू दिस स्टेटमेंट। ओके, अब इसको क्या करना है, मेन क्लास बनाते हैं। राइट हियर पब्लिक स्टैटिक void main you write here string arguments। ओके, आप लिख लेना इसको। नाउ
अब हमें क्लास का ऑब्जेक्ट में, क्लास का नाम है पेलिन, सो राइट हियर पेलिन, राइट हियर obj इज इक्वल टू न्यू पेलिन। तो जैसे ही हम लोगों ने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बाद हम लोग जो फंक्शन है हमारा, इस फंक्शन को हम लोग अब कॉल करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसकी वैल्यू हम लोग देखो, या तो डायरेक्ट प्रिंट कर लो या वैल्यू ले लो। तो राइट हियर दैट इज, और वैल्यू किस में आनी है, स्ट्रिंग में आनी है, तो आप क्या करो, या तो सीधा लिख दो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहां पर आप रेफरेंस लो ऑब्जेक्ट का, राइट हियर दैट इज obj डॉट, फंक्शन का नाम है num, और यहां पर पास कर दिया 121, ये इनपुट आर्ग्यूमेंट हमने यहां पर पास कर दिया, और ये हमने यहां पर सीधा स्टेटमेंट लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट println स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया। तो ये हुआ आपके पास ऑब्जेक्ट, फंक्शन का नाम, ये हुआ उसका इनपुट आर्ग्यूमेंट, दिस इज द इनपुट नंबर, ये फंक्शन का नाम है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास है, इसके रेफरेंस से हमने कॉल कर दिया, कॉल करने के बाद इसको आप क्लोज कर दो। अब इसका इटरेशन देखते हैं, इसका इटरेशन रन कैसे होगा, ठीक है। सो इन द फर्स्ट इटरेशन अगर हमारे पास नंबर है तो क्या होता है बेटा, इस नंबर की मैपिंग होती है, जैसे हम इसको कॉल करते हैं इसकी मैपिंग होती है यहाँ पर। उसके बाद फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये फंक्शन के स्टेटमेंट हैं, ये सारे के सारे बाद में एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, रिटर्न से वैल्यू फेच होगी, फेच होने के बाद वो प्रिंट हो जाएगी किसके अंदर, जो हमने यहाँ पर कमांड लिखा हुआ है। तो अब देखिए नंबर 1 इटरेशन में क्या होगा, तो अगर हम इसको देखें फर्स्ट इटरेशन में आते हैं, तो फर्स्ट इटरेशन में आपके पास n कितना है, n है आपके पास 121, d हो जाएगा, इसका मॉड निकाला 121 का मॉड निकाला हमने 10 से, d में 1, रिवर्स में 0 था, रिवर्स इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1, ये हो गया 1। लॉजिक समझ गया आप लोग। उसके बाद डिवाइड किया हमने, डिवाइड करने के बाद दैट इज n इज इक्वल टू 121 को डिवाइड किया 10 से, वी हैव 12, ये हमारे पास ये बचा, कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। अब 12 आने के बाद जैसे आप लोग सेकेंड इटरेशन में जाते हैं, देखिए तो इन दी सेकेंड इटरेशन नाउ n इज इक्वल टू 12, तो d कितना हो जाएगा, d हुआ 12 का मोड निकाला हमने 10 से, तो d में आया आपके पास 2, देखिए लास्ट वाला डिजिट आ गए। रिवर्स में पीछे कितना था 1, रिवर्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2, ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 12। नंबर को हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो 12 को हमने डिवाइड किया 10 से, वी आर लेफ्ट विद 1। नाउ इन द थर्ड इटरेशन n कितना है बेटा, n1 है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि हमने while लूप में क्या लगाया है, n ग्रेटर देन 0, तो अभी कंडीशन क्या है, ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में क्या हो जाएगा, d हो जाएगा 1 का हमने मॉड निकाला 10 से, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर में अगर हम छोटे नंबर का मोड बड़े नंबर से निकालते हैं तो हमारे पास छोटा नंबर एज इट इज आ जाएगा, ये हुआ आपके पास 1। नाउ रिवर्स में कितना था, रिवर्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1, ये हुआ 121, देखो नंबर बन गया। उसके बाद n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 10, ये हो गया 0। नाउ वाइल लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट ऑफ वाइल लूप। अब वाइल लूप यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट होने के बाद पीछे आते हैं जहां पर हमको मैचिंग करनी है। जैसे ही आप वाइल लूप से बाहर आए, यहां पर है इफ कंडीशन, देखो तो रिवर्स में कितना बना 121, तो रिवर्स में 121 इज इक्वल टू n1 में कितना था 121, तो इसलिए हमने यहां पर जो है नंबर की एक सेपरेट कॉपी बनाई, बिकॉज n को हमने यहां पर 0 कर दिया, तो नंबर को हमने स्टोर किया था, तो n1 में कितनी वैल्यू थी 121, इसलिए हम लोग क्या करते हैं नंबर की एक सेपरेट कॉपी बनाते हैं। तो यहां मैच किया, तो स्ट्रिंग 1 के अंदर कितना हुआ, इट इज पैलिंड्रोम, देखो जरा ये सेट हो गया पैलिंड्रोम, और यही आपने इस स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद यहां पर ये स्टेटमेंट आपके पास प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस फंक्शन विल वर्क, ये फंक्शन क्या करेगा, इस तरह आपके पास काम करेगा। और यहां पर जो फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा वो किस तरह का होगा, स्ट्रिंग, इसलिए मैंने यहां पर ऊपर स्ट्रिंग लिखा है, बिकॉज यहां पर मैं स्ट्रिंग वेरिएबल यानी कि स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू में रिटर्न कर रहा हूं फंक्शन से, ठीक है। लॉजिक समझ गया आप लोग। अब एक प्रोग्राम देखते हैं जहां पर हमें कंस्ट्रक्टर को भी कंबाइन करता है इसके साथ। हम लोग क्या करते हैं, वी हैव अ स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग के अंदर से मुझे क्या करना है, मुझे जितने भी उसके अंदर लोअर केस, अपर केस,
कैरेक्टर से उनको काउंट करना है, या फिर हम और कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। इनफैक्ट हमें कोई पैटर्न जनरेट करना है स्ट्रिंग के अंदर से, या फिर जितने भी आपके पास वोवल हैं, हाँ ये करते हैं, जितने भी आपके पास स्ट्रिंग के अंदर वोवल हैं हम लोग उनको क्या करेंगे,